अरण्या को देखते ही वहां मौजूद सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया। आप कहाँ के राजकुमार हैं? हाँ, पहले तो कभी नहीं देखा आपको यहाँ। ये जरूर जल नगरी के राजकुमार होंगे, इतने खूबसूरत तो वहीं के लोग होते हैं। उनमें से एक लड़की ने आगे आते हुए अरण्या के हाथ में गुलाबी रंग का एक बड़ा सा कागज पकड़ा दिया। ये क्या है? अरण्या ने उसे उलट पलट कर देखा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, अब तो तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी हर खुशी हो, उसने शर्माते हुए जवाब दिया। अरे हट, बड़ी आई, आप मेरा प्रेम निवेदन स्वीकारिए। मुझे घर के सारे काम आते हैं, मैं अपने पिताजी से कहकर आपको राजमहल में बहुत ऊंचा पद भी दिलवा सकती हूँ। सारी लड़कियां अरण्या के लिए आपस में झगड़ने लगी। अरे क्या कर रही हो तुम सब, शांत हो जाओ, वनिका ने उन सबको डांट लगाई। दादी माँ, आपने कहा था आप सबसे पहले मेरे लिए साथी ढूंढेंगी, मुझे ये पसंद आ गए हैं, आपने इनका परिचय ही नहीं दिया। ये अरुण है, अभिराज का मित्र। तुम सब अपने प्रेम निवेदन इसे दे दो, ये आराम से पढ़कर खुद ही तय कर लेगा कि उसे किसका प्रेम निवेदन स्वीकारना है। दादी माँ के इतना कहते ही सारी लड़कियों में होड़ मच गई। कुछ ही देर में अरण्या के पास कागजों का एक बड़ा सा पुलिंदा इकट्ठा हो गया था। देखा, मैंने कहा था ना, लड़कियां तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएंगी। तुम्हें देखकर तो ये सब अभी को भी भूल गईं, वनिका ने खुश होते हुए कहा। अरण्या ने उनमें से एक कागज को खोला। मेरा नाम कमाला है, मेरी उम्र 23 साल है और मेरी अभी तक एक भी बार शादी नहीं हुई है। हकीम साहब ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि मैं स्वस्थ और सुंदर बच्चे पैदा करने के लिए पूरी तरह लायक हूँ। आपके जैसा खूबसूरत नौजवान मेरी जिंदगी में तशरीफ लाए तो हम अपना एक बड़ा सा परिवार बना सकते हैं, जिसमें कम से कम 20-25 बच्चे होंगे। अगर आपको मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार है तो मुझे इस खत का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी। वाह, क्या प्रेम पत्र लिखा है, किसी भी लड़के का दिल पिघल जाएगा इसे पढ़कर, वनिका ने खुश होते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है? अरण्या ने अपना सर खुजाते हुए उलझन के साथ उस कागज को देखा। वनिका ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तुम्हें आज तक किसी लड़की ने प्रेम पत्र नहीं दिया? नहीं, मैंने तो आज पहली बार इसके बारे में सुना है। शायद कानन वन में ऐसा कोई चलन नहीं होगा, वरना तुम्हारे जैसे सुंदर और सुशील लड़के को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तो लड़कियां पागल हो जाएं। खैर कोई बात नहीं, अब से तुम यही मेरे साथ मेरे घर में रहना। यहाँ हमेशा अच्छी अच्छी लड़कियां आती रहती हैं, उन्हें कैसे रिझाना है ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मगर मैं तो यहाँ शक्तिपुंज के लिए आई थी, मुझे किसी का उधार चुकाना है और मैं इतना शक्तिशाली बनना चाहता हूँ कि कोई मुझे हरा ना सके। क्या आप मुझे शक्तिपुंज दे सकती हैं? शक्तिपुंज? मगर वो तो सिर्फ जंगली शैतानों के पास होता है। मैं जानती हूँ सभी लड़के शक्तिशाली बनना चाहते हैं ताकि उनको राजमहल में ऊंचा ओहदा और सुंदर लड़कियां मिल सके, मगर इसके लिए सिर्फ शक्तिपुंज की जरूरत नहीं है। तुम अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़कर भी शक्ति का निशान हासिल कर सकते हो। और फिर अब नवाजों में लोग शारीरिक शक्तियों से ज्यादा मानसिक शक्तियों को अहमियत देते हैं, तो जरूरी नहीं जिसके पास शक्ति के ज्यादा निशान हो बस वही शक्तिशाली हो, वनिका ने उसे समझाया। ऐसा है तो अभी मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ ऐसी उम्मीद से आया था कि मुझे ढेर सारी शक्तियां हासिल हो जाएंगी और फिर मैं बिना किसी डर के पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकूंगा। लगता है मेरा यहाँ आना बेकार हो गया, अरण्या ने निराश होते हुए कहा। उसका उखड़ा हुआ मूड देखकर वनिका को कुछ याद आया। वैसे एक उपाय है, अगर तुम्हें शक्तिपुंज ही चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल सकता है। सच में? वो कैसे? अरण्या के चेहरे की चमक वापस आ गई। नवाजों में त्योहारों के मौके पर कई तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें इनाम में शक्तिपुंज दिया जाता है। इसके अलावा त्योहार की खुशी में तरह तरह की मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। इनमें से कुछ मिठाइयों में ऊर्जा और शक्तियों को बढ़ाने वाले दुर्लभ शहद का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये सिर्फ उनको मिल पाता है जो भाग्यशाली होते हैं। तुम चाहो तो अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान तरीका है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ कुछ दिन और रुक जाता हूँ। ये हुई ना बात, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब सिखा दूंगी, देखना हमारी तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी, वनिका ने खुश होते हुए कहा। चलो अभी ये सारे प्रेम पत्र व्यवस्थित तरीके से रखने में मेरी मदद करो। वो उसे लेकर एक बड़े से कमरे में आ गई। यहाँ लकड़ी से बने एक बड़े से टेबल के ऊपर रंग बिरंगे खतों का ढेर लगा हुआ था। सारे कागज के ऊपर किसी न किसी का नाम लिखा हुआ था। लड़कियों की चिट्ठियों को इस वाली अलमारी में रखना है और लड़कों की चिट्ठी को उधर दूसरी वाली अलमारी में रखना है। और ध्यान रहे, सारी चिट्ठियां उम्र के हिसाब से व्यवस्थित करनी है, ताकि अगर कोई अपनी उम्र का जीवन साथी ढूंढना चाहे तो उसे कोई परेशानी ना हो। समझ गए? जी समझ गया।
अरण्या ने चिट्ठियों के उस ढेर से चिट्ठियां छांटनी शुरू कर दी, मगर जल्दी ही वो इन सब से ऊब गई और उसे नींद आने लगी। अरु, तुम सो रहे हो? वनिका ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसे घूरा। उसकी आवाज सुनकर अरण्या एकदम से सीधी होकर बैठ गई। नहीं नहीं, तो मैं तो कब से ये सारी चिट्ठियां ही अलग अलग कर रहा हूँ। झूठे कहीं के, अगर तुम सो नहीं रहे थे तो चंचल यहाँ कैसे आई? वनिका ने दूसरी तरफ इशारा किया। अरण्या ने चौंकते हुए उधर देखा और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। ये क्या चीज है? वहां एक छोटा सा हिरन खड़ा था, मगर उसका रंग सुनहरा था। रात के संघेरे में भी उसकी चमक इतनी तेज थी कि आसपास रोशनी हो रही थी। अपनी बड़ी बड़ी अलसाई सी आंखों से वो उसे देखे जा रही थी। अचानक उसने डकार ली और उसके मुंह से बड़ा सा बुलबुला निकला, जो अरण्या की उंगली पर जाकर ठहर गया। ये है क्या? अरण्या ने आश्चर्य से उस बुलबुले की तरफ देखा। उस बुलबुले में जो अक्स नजर आ रहा था, उसमें वो खुद को ढेर सारे शक्तिपुंज खाते और फिर तरह तरह के शैतानों को मारते हुए देख पा रही थी। जिस उम्र में लोग अपने अपने जीवन साथी के सपने देखते हैं, उस उम्र में तुम ये सब सपना देखते हो? क्या होगा इस लड़के का? वनिका ने अपना सिर पकड़ लिया। अब जाकर अरण्या को याद आया, अभी अभी यही सपना तो वो देख रही थी, मगर वो इस तरह बाहर कैसे आ गया? फिर उसे याद आया, कानन वन में दादी माँ ने अपनी कहानियों में एक बार स्वर्ण मृग का जिक्र किया था। ये उतने ही चंचल होते हैं जितना हमारा मन। इसके अलावा भी इनके अंदर एक कमाल की ताकत होती है, सपनों को खाने की ताकत। लोगों की मानसिक तरंगे ही इनका भोजन होती है। और चूंकि सोते समय लोग इस तरफ से बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाते हैं, इसलिए ये आसानी से उन तरंगों को खा लेता है। अरण्या ने घूर कर उस स्वर्ण मृग को देखा। उसने हिचकी ली, मानो फिर से अरण्या के सोने का इंतजार कर रही हो, ताकि अपनी भूख मिटा सके। श्श, भाग यहाँ से। अरण्या ने उसे डांटकर दूर भगा दिया। वो निराश होकर वहां से चुपचाप चली गई। अरण्या जब वनिका की तरफ मुड़ी तो उसे नाराजगी से अपनी तरफ देखता हुआ पाया। अब भी कहोगी कि तुम सो नहीं रहे थे? वो बस हल्की सी झपकी आ गई थी, अरण्या ने उसे मनाने वाले अंदाज में जवाब दिया, और वनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो ठीक है, माफ किया। वैसे तुम्हारे सपने में तुम कितने सारे पेड़ पौधों और फूलों के बीच नजर आ रहे थे? मैं तो तरस गई यहाँ पेड़ पौधे देखने के लिए, वनिका ने आह भरते हुए कहा। क्यों? यहाँ इतने सारे तो पेड़ पौधे और फूल हैं, अरण्या ने आश्चर्य से कहा। ये सब? वनिका हंसी। ये तो सारे ही नकली हैं, बस मन बहलाने के लिए इनका निर्माण किया गया है, ताकि नवाजों की धरती सूनी और बेरंग न लगे। नकली? अरण्या की हैरानी का ठिकाना न रहा। अब उसकी समझ में आ रहा था, जब उसने यहाँ के पौधों से बातें करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी। मगर पेड़ पौधे और फूल तो हर जगह होते हैं ना, फिर वो नवाजों में क्यों नहीं है? तुम कानन वन से हो, फिर भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। हजारों साल पहले धरती से यहाँ एक लड़की आई थी, जिया। उसने यहाँ के लोगों को धरती के बहुत सारी तकनीकें सिखाईं और लोगों को अंधविश्वास और कपी राजा के झूठ से बाहर आने में मदद की। कपी राजा ने इसका बदला लेने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश की थी, मगर अपनी शक्तियों की वजह से वो बच गई और कपी राजा का शरीर खत्म हो गया और वो एक आत्मा में बदल गया। इन सब में आकाशा ने अपना एक वीर और वफादार सिपाही भी खोया था, विहान। विहान और कोई नहीं, सुजाता का भाई था। इस बात के लिए सुजाता ने जिया को जिम्मेदार ठहराया। उसने वीर से शादी की और आकाशा की प्रतिष्ठा वापस पहले जैसी बनाई। सैकड़ों साल बाद जिया फिर नवाजों में वापस आई। तब वो माँ बनने वाली थी। हम सब इस बात से बहुत खुश थे, और मेरा बेटा रुद्र, वनिका की आवाज भारी हो गई। वो तो खुशी से पागल ही हो गया था। अब चूंकि रुद्र को उसकी जीवन साथी मिल चुकी थी और साथ ही वो उसका वारिस भी देने वाली थी, तो वीर ने तय किया कि वो नवाजों के शासक का पद रुद्र को वापस लौटा देगा। ये बात भला सुजाता को कैसे स्वीकार होती? उसने धोखे से जिया को मारने की कोशिश की, मगर यहाँ मौजूद पेड़ों ने उसे मरने नहीं दिया था। इस बात से खफा सुजाता ने सारे पेड़ों को कटवाने का आदेश दे दिया। कनिका इस बात से बेहद नाराज हुई और उसने नवाजों से सारे पेड़ पौधों को हट जाने का आदेश दे दिया और उन सबको कानन वन की सीमा के अंदर समेट लिया। तब से नवाजों को अपनी भोजन संबंधी जरूरतों के लिए कानन वन को अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। कमाल है, महाराज वीर ने अपनी पत्नी से कुछ कहा नहीं? अरण्या बड़े गौर से ये सब सुन रही थी। उन्हें तो भनक तक नहीं है कि सुजाता ने तब क्या किया था। सुजाता ने उन्हें इतने गहरे विश्वास में ले रखा है कि उन्हें और कुछ नजर नहीं आता। वनिका ने एक गहरी सांस ली। और जिया, वो कहाँ गई? क्या वो बच गई? नहीं, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मैंने कनिका से इस बारे में पता करने की कोशिश की थी, मगर उसने भी यही बताया कि सुजाता ने जब जिया की जान लेने की कोशिश की थी तब उसे बहुत चोट आई थी, जिस वजह से उसका बच्चा भी नहीं बच पाया।
रुद्र को जब ये सब पता चला तो वो जैसे दुख से पागल ही हो गया। मैंने बहुत समझाया, मगर वो ये नगर, ये देश छोड़कर चला गया। ओह, ये तो बुरा हुआ, अरण्या ने अफसोस के साथ कहा। ये प्यार मोहब्बत ना सच में बहुत खराब चीज है। बेचारा रुद्र। अरे, ये तुमसे किसने कहा? प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। ये देखो, मैंने किताब भी लिख रखी है इस पर। इसमें अपने साथी को रिझाने के 101 तरीके हैं, वो भी खूबसूरत तस्वीरों के साथ। पूरे नवाजों ही नहीं, नवाजों के बाहर भी मेरी लिखी किताबें सबसे ज्यादा खरीदी जाती हैं, वनिका ने गर्व से जवाब दिया। अरण्या ने कुछ पन्ने पलट कर देखे। उसमें कहीं कोई लड़का किसी लड़की को चूम रहा था, तो कहीं उसने उसे अपनी बाहों में घेर रखा था। क्या भंगार किताब है ये! लड़के ये सब करते हैं? अरण्या ने किताब वापस टेबल पर पटक दी। अब वनिका ने अरण्या को घूर कर देखा। बेटा, अब मुझे शक हो रहा है, तुम लड़के हो भी या नहीं? लड़के ये सब नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरण्या सकपका गई, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए तुरंत सवाल किया, क्या ऐसा करने से मुझे ताकतवर बनने में मदद मिलेगी? मुझे भी अभिराज के जैसा ताकतवर बनना है। क्या वो भी ये सब करता है? क्यों नहीं करेगा, सब लड़के करते हैं, वनिका ने लापरवाही से जवाब दिया। ठीक है, फिर अब से मैं भी ये सब चीजें किया करूंगा। वो किताब मुझे दे दीजिए, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं इसे पढ़ूंगा। अब ये सारी चिट्ठियां ले जाओ और इसमें मैंने जो पते लिख रखे हैं इन्हें वहां तक पहुंचाओ। वनिका ने उसके हाथ में एक छोटी सी थैली दे दी जिसमें रंग बिरंगे खत भरे हुए थे। ये सारे खत महल के अंदर मौजूद लोगों के लिए ही थे, सो अरण्या को उन्हें खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। वो थैली लेकर महल के बगीचे से होकर गुजर रही थी कि चांदनी रात में ये बगीचा और उसके बीच से होकर बहती हुई नदी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहां का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए अरण्या आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी उसकी नज़र नदी किनारे एक बड़े से पत्थर पर सोए हुए एक सफ़ेद बाघ पर पड़ी। वाह, ये कितना सुंदर है! अरण्या दबे पांव उसकी तरफ बढ़ी। उसने उसके सफ़ेद फरों में अपना हाथ फेरा और तभी उसके ऊपर किसी ने छलांग लगा दी। मुझे मत खाना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत खाना! अरण्या घबराहट में जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर पार्थ की नींद खुल गई। उसने तुरंत एक छलांग लगाई और अपने मानव रूप में आ गया, मगर अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर वो तो जैसे सांस लेना तक भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने नवाजो तो क्या, इस पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखी थी। अरण्या जब पार्थ को छूने की कोशिश कर रही थी तब उसके ऊपर उसी स्वर्ण मृग चंचल ने वार किया था। उसके वार से अरण्या के गले में पड़ा रूपांतरण हार खुलकर अलग हो गया था, जिस वजह से पार्थ अरण्या का असली रूप देख पा रहा था। क्या पार्थ अरण्या की सच्चाई सबको बता देगा? आखिर कौन है अरण्या जिसे कनिका सबकी नज़रों से छुपाकर रखना चाहती है? जानने के लिए ज़रूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।